हेलो जीनियस बॉय, आप सब कैसे हैं। आप सबके लिए फिर से हम नेक्स्ट चैप्टर जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है वो चैप्टर आज पढ़ाने हम जा रहे हैं। बच्चों, इस सत्यम कंसेप्ट पाठशाला में आप सबका मस्ट वेलकम है। ये कंसेप्ट जो है पाठशाला यह कंसेप्ट प्रोवाइड करता है और बच्चे का कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें कोई रट्टे रटाने वाली बात हम लोग नहीं करते हैं। बच्चों, हमने पिछला चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है, जो आपको बहुत ही भली भांति समझ में आएगा कि प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे उनका मोड होता है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं और फाइनली क्या होता है। मैंने आपको सारा चीज बताया था और आपको बोले थे कि आपने एक बार केवल सुपरफिशियली उसको रीडिंग कर लीजिएगा। बच्चों, अगर न समझ में आए तो हमें कमेंट करके इस वीडियो में बताइएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। हमने एनिमल न्यूट्रिशन अब हमने बताया। बच्चों, हम आपको बताए थे कि खाना जो होता है केवल एक प्लांट ही खाना बनाता है, बाकी और कोई खाना नहीं बनाता है। लेकिन प्लांट में भी कुछ ऐसा प्लांट होते हैं जो खाना नहीं बनाते हैं। उसका जो मोड जो होता है खाना लेने का, न्यूट्रिशन करने का, वो अलग अलग होता है। जो भी हमने आपको बताया था, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट हमने बताया था, म्यूचुअलिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था हमने, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था। तो वहां पे कुछ होते हैं, लेकिन हमारा जो एनिमल होते हैं, हम लोग जो एनिमल होते हैं वो खाना नहीं बनाते हैं। वो हम लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से खाने के लिए प्लांट पे ही आश्रित रहते हैं। या तो हम लोग डायरेक्ट प्लांट को खाएंगे, जैसे हमारा डियर हो गया, काऊ हो गया, गोट हो गया, डायरेक्ट क्या खाते हैं, ग्रास को खाते हैं। और लायन हो गया, वो किसको खाया, डियर को खाया। डियर किसको खाती है, ग्रास को खाती है। यानी जितने भी एनिमल होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पे ही निर्भर रहते हैं। तो हम लोग ने एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में आज हम आपको हमने बता रहे थे कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो एज इट इज प्लांट की तरह ही होता है और इसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि एनिमल का मोड कैसे होता है, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं, खाना को कैसे डाइजेस्ट करते हैं। नहीं, ये सारा मोड को बारे में हम आपको इस क्लास में हम बताएंगे। बच्चों, हमने बताया एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। तो हमने ये बताया कि एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप से वो प्लांट पे ही आश्रित रहते हैं और अपना खाना के लिए। तो एनिमल न्यूट्रिशन में इंक्लूड होता है कोई भी न्यूट्रिशन हो, तो इसमें एनिमल्स न्यूट्रिशन एनिमल न्यूट्रिशन में इंक्लूड होता है क्या, न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट हो। न्यूट्रिएंट आपको हम बता चुके हैं, न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट क्या हो बच्चों। हमने न्यूट्रिएंट के बारे में भी हम आपको अच्छा से हमने बता चुका है कि न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट हो, मोड ऑफ टेकिंग ऑफ क्या दूसरा का, एक तो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट हो गया, दूसरा का क्या हो गया, मोड। जैसे हमने प्लांट में बताया था कि कैसे मोड होते हैं, तो उसे मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। तीसरा में इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड होता है, उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। बच्चों, यह चीज होता है कि एनिमल न्यूट्रिशन में यह जो तीन चीज होता है वो रिक्वायरमेंट होता है। तो एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमें न्यूट्रिएंट का फुलफिल कैसे करेंगे, कैसे उसको न्यूट्रिएंट को कैसे हम लेंगे, और जब न्यूट्रिएंट हम ले लिए उसको कैसे अपने बॉडी में यूटिलाइज करेंगे, और यूटिलाइज करने के बाद हमारा डिफरेंट बॉडी का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करना शुरू करेगी जब उसका रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। तो हमने न्यूट्रिएंट के बारे में बहुत अच्छा तरीके से बता दिया था कि हमने वहां पे बताया था कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, C6H12O6 हमने बताया था। तो बच्चों, ये बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट होते हैं, तो जो कंपोनेंट ऑफ फूड का जो हमने बताया था कि जो कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं, नहीं, कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं
कंपोनेंट्स ऑफ जो फूड होते हैं सच एंड कार्बोहाइड्रेट। बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है यार कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा बॉडी या कॉम्प्लेक्स होता है। हमारा बॉडी जो होता है इसको डायरेक्ट इस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। हमारा बॉडी इसको डायरेक्ट इस रूप में ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो इसको क्या होता है? इसको ब्रेकअप तोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है इसको। तो सिंपल पार्ट में तोड़नेंगे। देखिए इसमें हमारा बच्चों हेलो बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, थोड़ा सा कुछ मेरे बच्चे के द्वारा बीच में आना जाना पड़ा है, तो अपने बच्चे को मैनेज कर दिए हैं। कभी बिना जिंदगी जो होता है बच्चों बिना मैनेजमेंट के नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। उस ऑब्स्टेकल से हमको फाइट कर और उसको खत्म कर हम चाहे आगे बढ़ जाए नहीं होगा, लेकिन उस ऑब्स्टेकल को कैसे मैनेज करना है और मैनेज करते हुए अपने रास्ता को बनाना पड़ता है बच्चों। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो यह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, हमने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह हमारे बॉडी में डायरेक्ट रूप से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसको क्या करना पड़ता है? इसको ब्रोकन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसको ब्रोकन करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ता है, इसको ब्रोकन करना पड़ता है स्मॉल पार्टिकल में। तो हम लोग जो यह कॉम्प्लेक्स जो बन गया हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बना इस फॉर्म में आया, इस फॉर्म में डायरेक्ट मेरा बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। जब हमारा बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं? स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं। तो क्या पनई से हथौड़ी से हैमर से नहीं ना तोड़ेंगे हम लोग, यह हमारे अंदर ही टूटता है। कहाँ टूटता है? हमारे बॉडी के इनसाइड, हमारे बॉडी के अंदर टूटता है। जैसे हम लोग चावल खाए, उस चावल में जो कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, फिर वह उस चीज ब्रोकन होता है। तो जो हमारे शरीर के इनसाइड, कहाँ इनसाइड जब ब्रोकन होता है, अंदर में जब ब्रोकन होता है, उसी प्रोसेस को स्मॉल पार्ट्स में ब्रोकन होता है। इसमें स्मॉल पार्ट्स में ब्रोकन होता है, उसी पार्ट्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। उसी पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डाइजेशन कहते हैं, डाइजेशन। तो जो भी हम लोगों ने खाना खाए, खाना खाने के बाद उस कंपोनेंट का स्मॉल पार्ट में टूटता है, और टूटने के बाद जब हमारा बॉडी ऑब्जर्व कर लेता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइजेशन या इंजेशन। जैसे हम लोग खाना लेते हैं अपने अंदर में और प्रोसेस शुरू हो जाता है ब्रेकडाउन का, उसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। और आफ्टर डाइजेशन जो वेस्ट मटेरियल जो रेसिड्यू रह जाते हैं, जो फिकल मैटर बनकर निकलते हैं हमारे एनस के थ्रू, उसको हम लोग कहते हैं इजेक्शन। क्या कहते हैं? दो टर्म आता है बच्चों, इंजेक्शन और इजेक्शन। नहीं तो हमारा मेन है कि आप लोगों को कैसे कंसेप्ट को क्लियर करना, हमारा मेन यही दायित्व होता है। तो बच्चों आपने अब समझा कि डाइजेशन क्या होता है, कि हमारे बॉडी में जैसे ही हमने फूड को अपने माउथ में डाला, माउथ से हमारा जो फूड मटेरियल होता है वो ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है तो हम लोग उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों हमने अब आपको बताया है कि डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग ए फूड। हमने शुरू में बताया था, जैसे होता है मोड बताए थे, तो उसी तरह डिफरेंट वे होता है। क्या होता है? डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग अ फूड। डिफरेंट वे होता है खाने लेने का, डिफरेंट वे तरीका होता है। जैसे बच्चों हम लोगों ने बताया था आपको कि वहां पे अलग अलग मोड बताया था प्लांट के, एनिमल प्लांट न्यूट्रिशन में हमने अलग मोड बताया था कि कैसे प्लांट जो हम आपको ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स,
जो इसमें हम क्लियरफाई किए थे आपको, उसी तरह इसका डिफरेंट वे होता है, खाने को लेने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ह्यूमिंग बर्ड होता है, कौन सा होता है बच्चों? ह्यूमिंग बर्ड हो गया, और ह्यूमिंग बर्ड हो गया। ये ह्यूमिंग बर्ड्स जो होता है और बी जो होता है, क्या होता है? बी। ये दोनों क्या करता है? प्लांट से नेक्टर लेता है। क्या लेता है प्लांट से? प्लांट का जो नेक्टर होता है उससे ये अपना फूड, पूरे न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। आप देखे होंगे जो ह्यूमन के बच्चे हों, पूरे कोई भी इन्फेंट हुए, ह्यूमंस का जो इन्फेंट्स हुए या अदर एनिमल का, अदर एनिमल्स का, वो क्या करते हैं? मदर्स मिल्क लेते हैं, मदर मिल्क लेते हैं, मदर मिल्क लेते हैं नहीं, बहुत सारे स्नेक्स हो गए, वो क्या करते हैं? स्वेल कर जाते हैं। जो हमारा स्नेक्स, आप लोगों ने स्नेक्स को देखे होंगे बच्चों, वो क्या जैसे फ्रॉग को खाता है, क्या खाता है? फ्रॉग को खाता है। क्या स्वेल अप करता है? किसको? एनिमल को कर देता है। कोई भी जानवर होगा, रैट हो गया, फ्रॉग हो गया, तो यह डिफरेंट वे हुआ कि नहीं हुआ? जैसे ह्यूमिंग बर्ड्स हो गए और बी हो गए, वो नेक्टर लेते हैं, उससे अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ह्यूमन्स के इन्फेंट हो गए, बच्चे हो गए, जो अदर एनिमल के भी बच्चे हैं, वो क्या मदर मिल्क पे डिपेंड रहते हैं। स्नेक्स हो गए, वो सीधे स्वेल अप कर लेते हैं। किसको? जो फ्रॉग रोग हो गए, इंसेक्ट हो गए, रैट हो गए, सबको क्या करता है? स्वेल अप कर लेता है, उसको सही खाता है। तो ये मोड क्या हुआ? अलग अलग ये बच्चों ये मोड हुए। तो हम जैसे आपने ने एक चीज देखा होगा, स्टारफिश। आपने एक स्टारफिश देखे होंगे, आपने एक स्टारफिश देखे होंगे बच्चों, जो क्या करता है? इसमें एक स्टारफिश हो गया, हम इसका इंपॉर्टेंट है। यह क्या करता है? ये अपना स्टारफिश जो होता है वो अपना क्या करता है? जैसे ये ऐसे इसका बॉडी ऐसे होता है, इसका बॉडी ऐसे होता है बच्चों। ये क्या करता है? ये अपने स्टोमक को ही पूरे को बाहर निकालेगा। जहां से अपना प्रे देखेगा, जहां अपना शिकार देखेगा, वो अपने पूरे स्टोमक को बाहर निकाल लेगा, उसको इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा, फिर से वो अपने स्टोमक को अंदर कर लेता है। तो ये भी एक क्या हो गया? मोड हो गया कि नहीं? मोड हो गया, खाना लेने का मोड हो गया। तो अलग अलग मोड होते हैं बच्चों, खाने का अलग अलग मोड होते हैं। तो सबकी जो ऑर्गेनिज्म हम अपने आप बताए थे कि माइक्रोस्कोपिक से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और उन जो यूनिसेलुलर हो गए, जो एक कोश के हो गए, उनका कैपेसिटी क्या है? वो अपने कैपेसिटी के अनुसार वो अपने मोड को डिसाइड कर लेते हैं। अब प्लांट है वो एक जगह ही रहते हैं। बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं? वाटर मूवेबल होते हैं, जो आपको हायर क्लास में पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो वो अपना उसी तरह उनके में स्ट्रक्चर होती है। प्लांट का स्ट्रक्चर उसके कैपेसिटी के अनुसार ये स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग हायर एनर्जी वाले हो गए हैं कि हम लोग के पास स्ट्रक्चर वेल डेवलप है। ह्यूमंस में जितने भी एनिमल्स होते हैं, उस एनिमल्स में सबसे जो बुद्धिमानता जो होते हैं, वह उस एनिमल में हम लोग ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं। हमारा वेल डेवलप स्ट्रक्चर है। हम लोग, मेरा हाथ यहाँ से सांस नहीं लेता है। फ्रॉग है, उनके बॉडी पार्ट से सांस लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पास वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग नोस्ट्रिल से एयर लेंगे और पूरे फीट तक जाएगा वो एयर। हमारा पैर अलग से सांस नहीं लेगा, हमारा सांस जब भी लेंगे तो इसी नोज से रेस्पिरेशन करेंगे। तो वेल डेवलप स्ट्रक्चर है, वेल डेवलप हार्ट है, वेल डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम है, और सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। तो जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी उसी तरह के बने हुए होते हैं, जिससे वो अपना बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो हमने अब बताया कि यह एक मोड हो गया टेकिंग फूड लेने का, एक अलग अलग
तरीका हो गया कि वो कैसे फूड लेते हैं। स्टार फिश देखिए कितना है कि वो तुरंत अपना स्टोमक को ही बाहर निकाल देता है और अपने फूड को गैदर कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, ले लेगा, फिर अपने स्टोमक को वो अंदर की तरफ क्या करता है, लेकर अंदर की तरफ ले लेता है। तो हमारा है बच्चों, अब हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अब पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। अब जो डाइजेशन इन ह्यूमन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही आपका एक बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे चला गया। इसके न्यूट्रिशन के अंदर जाते हैं, जैसे जब आप 11th में जाइएगा तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यही सब टर्मिनोलॉजी वहां पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप इस डाइजेशन, ह्यूमन डाइजेशन को आज समझ लेंगे कि बकल कैविटी क्या होता है, ओएसोफेगस क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर देख लेंगे। तो मतलब 7th क्लास में आप उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। यह सारा चीज 11th क्लास में पूरा पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम 11th में पढ़ना है, तो वहां पर उसका एक स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और जो बच्चे यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे वहां पे उनके लिए नया दिखाई देगा। जो बच्चे यहाँ पे सीरियस हो जाएंगे तो उनके लिए वहां पे वो नया दिखाई नहीं देगा। उनके लिए वहां पे वो कॉन्सेप्ट कुछ और एक्स्ट्रा समझ में उनको आएगा, जो अभी उनको यहाँ पे वो चीज नहीं मिला है। यही एक बेसिक फंडामेंटल क्लास होता है बच्चों, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमन में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन इन ह्यूमन्स में। इसमें ह्यूमन्स का भी पढ़ेंगे और भी कुछ एनिमल का हम लोग सिंप्लीफाई पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोग का जो डाइजेशन जो होता है ना, हम लोग का जो डाइजेशन मेनली ह्यूमन में शुरू हो जाता है। डाइजेशन हम लोग का कहां से? फर्स्ट में शुरू कहां से होता है? बकल कैविटी। हम सब बताएंगे क्या होता है बच्चों। बकल कैविटी से खाना होकर कहां जाता है? इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस से कहा जाता है बच्चों? स्टोमक में जाता है। स्टोमक में कहा जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। किस में जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद खाना कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। कहा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद कहा जाता है? रेक्टम में जाता है, जिसमें एनस भी कहते हैं। और बाहर खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो निकल जाता है। तो बच्चों, यह मेजर कंसेप्ट, जैसे हम लोग खाना को लेते हैं, अपने अंदर जो खाना हम लोग लेते हैं, वो खाना जो होता है हमारा, सबसे पहले जो हमारा जो माउथ हो गया, क्या हो गया बच्चों? हमारा जो ये माउथ हो गया, हमने एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों। उनको रफली आपको डायग्राम में, इसमें हमने डायग्राम बताना चाह रहे हैं। बच्चों, इसको रफली हमने डायग्राम बनाया आपको कि खाना जो होता है बच्चों, सबसे पहले जो खाना जो होता है हमारा खाना, जैसे ही खाना हम लोग शुरू करते हैं, अनिल जो हम लोग करते हैं खाना को अपने अंदर जो खाना हम लेते हैं, तो यह खाना जो सबसे पहले हम लोग इसका इंडिकेट करते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? हम लोग बकल कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी को कहते हैं बच्चों। जैसे ही माउथ में खाना जाता है,
माउथ में खाना जाता है, हमारे माउथ में जाता है। यहाँ पे माउथ में क्या होता है, टीथ भी होते हैं, टंग भी होते हैं, जो यह हमारे खाने को डाइजेशन में बहुत ही मेजर रोल निभाते हैं। हमारा जो भी हेवियर मेजर में स्ट्रक्चर में जो होते हैं, वो मेजर स्ट्रक्चर को यहाँ पे तोड़ा जाता है हमारे हेल्प ऑफ टंग और किससे, टीथ से उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। तो हम लोग का खाना, हम लोग सोचते हैं कि खाना हम पेट में गया तब जाकर डाइजेशन होगा, नहीं। जैसे ही खाना हमारे माउथ में गया, तो इस माउथ में इस सारे को हम लोग कहते हैं एक एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसको हम लोग डाइजेस्ट, इसको यह एसोसिएटेड होता है ग्लैंड के साथ। इसके साथ एसोसिएटेड होता है, एसोसिएटेड विथ ग्लैंड के साथ, इसमें ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड होता है। यानी जैसे ही खाना हमारा बकल कैविटी में गया, बच्चों इसको हम लोग कहे बकल कैविटी, माउथ को कहे बकल कैविटी, और इसको हम लोग कहे इसोफिगस। क्या कहे, इसोफेगस हम लोग इसको कहते हैं। इसको हम लोग इसोफेगस बच्चों हम लोग कहते हैं, नहीं। इसको, इस सारे को हम लोग इसको इसोफेगस कहते हैं बच्चों। यह क्या हो गया, हमारा स्टोमक हो गया, नहीं। यह क्या हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। और यह क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। और ये क्या हो गया, रेक्टम हो गया। क्या हो गया बच्चों, रेक्टम हो गया। और एनस के द्वारा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, यह हमारा बच्चों स्ट्रक्चर हो गया। आप अभी से ही इस स्ट्रक्चर को देख लिए कि क्या से क्या करना पड़ेगा। सुनिए, तो बच्चों तो हमारा ये जो हो गया, यह रेक्टम हो गया और यह एनस हो गया। क्या हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं एनस, जहां से हम लोग का खाना जो होता है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। बच्चों इस सब को हम लोग क्या कहें, एलिमेंट्री कैनाल भी कहें, जो एसोसिएटेड ग्लैंड, और इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, एलिमेंट्री, हम लोग इसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं बच्चों। इसको लोग बच्चों आपने बना लिया इसको अच्छे से। इसको एक फिगर के एक बार देखकर आप लोग एक बार आइडिया करेंगे कि हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है यह ये स्ट्रक्चर होता है, नहीं। इसी स्ट्रक्चर से बच्चों हम लोग का सारा क्लियर होता है। अब बच्चों जो हमारा यहीं पे एक ग्लैंड होता है जिसको लोग पैनक्रियाज कहते हैं, पैनक्रियाज कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये पैनक्रियाज लीवर से अटैच होता है, या लीवर हम लोग कहते हैं। यानी लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है उसको हम लोग लीवर कहते हैं। यहाँ तक बच्चों आज फिर हम लोग का जो नेक्स्ट कंटेंट था क्या था, माउथ एंड बकल कैविटी हम लोग पढ़ने वाले थे। क्या, माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले थे। तो बच्चों जो माउथ एंड बकल कैविटी जो होता है, हम आपको जो डायग्राम में हम बताए हुए थे कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, जो हमारा माउथ से शुरू होता है, और माउथ के बाद हमने आपको जस्ट बताया था कि जब हमारा माउथ जो होता है, यहाँ से जब हमारा माउथ शुरू होता है तो यहाँ से एक इसोफिगस वाला जो पाइप जाता है, जो हमारा नेक
में होते हुए चेस्ट, नेक और चेस्ट के होते हुए यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, एक जे शेप में स्टोमक में ओपन होता है, नहीं खुलता है। तो हम लोग आज माउथ के बारे में और बकल कैविटी जो है उसके बारे में हम लोग उसके बाद पढ़ने वाले थे। तो बच्चों जो माउथ और बकल कैविटी ही कहते हैं उसको, और इसी बकल कैविटी से ओइसोफिगस का शुरुआत होता है। हमारे माउथ में क्या होता है, जैसे ही फूड हम क्या करते हैं, जैसे ही अपने बॉडी में माउथ के द्वारा फूड ले जाते हैं, अपने बॉडी के अंदर माउथ के द्वारा ही फूड को जब एंट्री कराते हैं, तो उस प्रोसेस को हमने आपको क्या कहा था कि इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। यानी फूड इंटर थ्रू माउथ into the body, उसी को हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। जब हमारा फूड माउथ के द्वारा बॉडी में जाता है, तब इमेजिनेशन करो, सोचो आप कि जब खाना को हमने अपने माउथ में डाला, तो माउथ में क्या क्या प्रोसेस होता होगा, क्योंकि खाना जैसे हमारे माउथ में जाता है तो खाने का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल सब्सटेंसों में टूटना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही खाना बच्चों हमारे माउथ में गया, तो हमारे माउथ में टीथ होते हैं। क्या होते हैं हमारे माउथ में, टीथ होते हैं, दूसरे का टंग होते हैं, और तीसरा में ग्लैंड होते हैं। तीन चीज हमारे माउथ के बारे में अभी आपको हमने बताएंगे कि खाना को डाइजेशन कैसे होता है। बच्चों जो टीथ जो आपने देखे होंगे, ये दो प्रकार के टीथ हमारे पूरे लाइफ टाइम में होते हैं। जब हम 0 से 6 साल के एज तक, यहां तक 6 to 8 month, 8 years तक, यह जो टीथ जो होता है हमारे, जो आप देखते हैं मिल्की टीथ, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं इसको। और इसी मिल्की टीथ को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पोररी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, टेम्पोररी कहते हैं, टेम्पोररी टीथ कहते हैं। यानी जो टीथ हमारे माउथ में जो 8 साल तक, 6 से 8 साल तक का उम्र तक जो रहता है, उसको हम लोग मिल्की टीथ कहते हैं, और उसको हम लोग टेम्पोररी टीथ कहते हैं। अब ये टेम्पोररी टीथ जो होता है, इसके बाद से जब हमारे ये जॉ में सॉकेट जो रहते हैं, तो ये क्या होता है, फिर से ये टेम्पोररी टीथ हटता है, और इसके बाद क्या आता है, परमानेंट टीथ आता है। क्या आता है, अब जब परमानेंट टीथ आ गया, जब परमानेंट टीथ आ जाता है, उसके बाद अगर टीथ टूटता है तो दोबारा लाइफ में नहीं आता है। इसीलिए बच्चों कहा जाता है कि एनी टाइम अपने माउथ को वॉश रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। खाने के बाद उसको अच्छा से वॉश करना चाहिए। अपने जब भी खाना खाने से पहले अपने हैंड को भी अच्छा से वॉश करें कि कोई भी बैक्टीरिया जर्म हमारे माउथ में न जाए। खाना खाने के बाद अपने टीथों को एकदम क्लीन करना चाहिए, क्योंकि जो भी खाना डाइजेस्ट होता है हम लोग ब्रेकिंग करते तोड़ते हैं अपने टीथों के द्वारा, तो वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ हमारे टीथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टिकल जो होता है वह उसमें क्या होता है, इम्बेडेड समाया हुआ रहता है। उसके बाद जब हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो फिर से हमारा बैक्टीरिया वहीं पे जर्मिनेट कर जाता है और हमारे टीथों को खंगाल कर रख देता है, हमारे टीथों को कमजोर बना देता है। इसीलिए कभी भी अपने पूरे लाइफ टाइम में अगर टीथ को बचा कर रखना है तो उस पर पूरा बी केयरफुल रहना पड़ेगा बच्चों। क्योंकि 8 साल के बाद जब टूटेगा तो दोबारा टीथ नहीं आने वाला है, फिर आपको उसकी जगह पे आर्टिफिशियल टीथ लगाना पड़ता है। तो हमारा तो परमानेंट टीथ आ गया। तो जैसे ही माउथ में हमारा फूड गया, ये टीथ जो होते हैं ना, अब इस टीथ के बारे में पढ़ा देते हैं, तब आपको हम टंग और ग्लैंड के बारे में बताएंगे। तो ये टीथ 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं बच्चों, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। आप इमेजिन करो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। एक एप्पल लो और एप्पल लेने के बाद उसको कट करो।
देखो कि सबसे पहले कट कौन करता है, उसमें पियर्सन कौन करता है। जैसे हम लोग लकड़ी फाड़ते हैं तो एक छोटा सा कुल्हाड़ी मारकर एक पेचीद लगाते हैं, उसी तरह उसको चीरे तब जाकर उसमें मारते हैं कुल्हाड़ी से, तब फटता है। तो उसी तरह हमारे टीथ में होता है काटना, उसको पियर्सन करना, उसका क्या कहते ग्राइंडिंग करना, उसको चिविंग करना, तब जाकर खाना जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है और वो केमिकल जो हम जैसे कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ाए थे, तो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट हमारा बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाता है, उसको ब्रेक करना पड़े। हम लोग राइस खाएं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं दिखता है, जब उसको हम लोग ब्रेकिंग करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट के रूप में आएगा, फैट प्रोटीन के रूप में आएगा, तब जाएगा अंदर में, फिर उस पर हमारा ग्लैंड जो होता है वो एक्ट करेगा और वहां से उसको ब्रेकिंग करेगा, तब हमारा एनर्जी, हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेता है। तो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं बच्चों। तो 4 टाइप्स के टीथ में कौन कौन होते हैं? सबसे पहले क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं, इंसीजर हो गया। दूसरा कौन टीथ हो गया? केनाइन हो गया। तीसरा कौन हो गया बच्चों? प्रीमोलर हो गया, प्रीमोलर टीथ हो गया। और चौथा कौन हो गया? मोलर हो गया। जैसे बच्चों जो हो गया प्रीमो इंसीजर, तो इंसीजर जो होता है, जो हमारे आगे का जो 2 टीथ फ्रंट का जो होते हैं ऊपर और 2 टीथ नीचे होते हैं, ये क्या करते हैं? कटिंग का काम करते हैं, कटिंग करते हैं। केनाइन क्या करता है? उसको पियर्सिंग का काम करता है। क्या चीज काम करता है? पियर्सिंग का काम करता है। कटिंग कहो या बाइटिंग कहो, इसको पियर्सिंग का काम करता है। प्रीमोलर क्या करता है? उसको ग्राइंडिंग करता है। और हम लोग प्रीमोलर मोलर के द्वारा ग्राइंडिंग और च्यूइंग करते हैं, च्यूइंग का काम करते हैं। तो बच्चों हमारे माउथ में टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? वो 4 प्रकार के टिप्स होते हैं। आपसे कोई पूछेगा कितने प्रकार के टिप्स होते हैं? 4 प्रकार के टिप्स होते हैं। नहीं तो आप बताइएगा कौन कौन? इंसीजर हो गए, केनाइन हो गए, प्रीमोलर हो गए, मोलर हो गए। बच्चों जब यह इसका एक फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला होता है। इसको जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, डेंटल फॉर्मूला होता है। जैसे इंसीजर ऊपर वाले जॉब में और नीचे वाले जॉब में हम लोग का मूवेबल कौन जॉब होता है? नीचे वाला जॉब होता है वो मूवेबल होता है, वो मूव करता है। ऊपर वाला जॉब होता है वो फिक्स होता है। तो बच्चों आप एक चीज अभी कंसेप्ट कर ले, जो हम लोग का जो टीथ होता है, जो सॉकेट में, जो सॉकेट आप देखते हैं जहां पे वो निकलता है, जिस जॉ से निकलता है सॉकेट गम से, तो वहां पे जो होता है हम लोगों के टीथ में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, इसी कारण हम लोग का टीथ का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। लेकिन चूहा में क्या होता है बच्चों? आप उसको मारते हैं, काटता है, सामान काटता है, उसकी भी मजबूरी है, लाचारी है कि वह सामान को क्यों काटता है। वो क्या करता है कि उसके जो टीथ में ब्लड का सर्कुलेशन लगातार होता है, इसी कारण उसका टीथ जो होता है वो हमेशा ग्रोथ करते रहता है। इसी वजह से वो आपसे दुश्मन नहीं निकलता, इसी वजह से वो सामानों को काटते रहता है कि उसका दांत जो होता है ना ज्यादा बढ़े नहीं तो अगर सामान नहीं काटे तो उसका जो दांत है वो एक दूसरे को छेद कर लॉक कर देगा। इसी क्योंकि उसका जो टीथ में ब्लड का सर्कुलेशन लगातार होता है, खून लगातार जाते रहता है, जिससे वो उसका एनर्जी मिलता है और उसका ग्रोथ होता है। तो डेंटल फॉर्मूला, हमने डेंटल फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंटल फॉर्मूला का मतलब हो गया बच्चों कि आपके माउथ में जो टीथ होते हैं वो कितने सेट में होते हैं, कितने सेट में होते हैं। जैसे हमने क्या कहा डेंटल फॉर्मूला में कि 21/23, 23/21 का फॉर्मूला होता है। जैसे इंसीजर कितना हुआ? 2 हो गया ऊपर में। केनाइन कितना होता है बच्चों? 1 केनाइन होता है। 2 कितना होता है? प्रीमोलर होता है। और जो च्यूइंग करता है वह 3 होता है।
यानी अपर में भी 21/21-23 होता है और लोअर में भी 21-23 का एक सेट होता है बच्चों, जिससे आपके माउथ का। अब ये क्या हो गया, अब यहां तक क्लियर आपको हो गया होगा कि टीथ के बारे में, टीथ के क्या काम होता है और कैसे टीथ होते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों आपका जो स्टैंडर्ड है मैं उस स्टैंडर्ड तक लेकर चलूंगा, क्योंकि फिर इसको नेक्स्ट आप क्लास में जाएंगे तो इसका लेवल थोड़ा और बढ़ेगा। लेकिन आपका यहां से आपका बेस मजबूत हो गया, आपने सब चीज जान गए कि टीथ 4 टाइप के होते हैं, कितने कितने सेट में होते हैं, कौन कौन सा टीथ होते हैं, क्या काम होता है। और दूसरा हम लोग बच्चों आपको माउथ में पढ़ाए थे क्या, टंग भी होता है, टंग होता है। ये टंग कितना होता है, ये टंग अकेले होता है, एक ही टंग होता है बच्चों। नहीं, अब इस टंग को जो होता है पीछे की तरफ जो अटैच होता है हमारे माउथ में, या हाइवायर्ड बोन से अटैच होता है। नहीं, हमारा जो माउथ होता है ऊपर साइड में यह फिक्स्ड होता है, और लोअर साइड में यह टंग जो होता है मूवेबल होता है। क्या होता है, मूवेबल होता है, मतलब यह टंग घूमते रहता है। जैसे ही हमने खाना को ले जाते हैं तो यह खाना को कभी इस लेफ्ट साइड कभी राइट साइड उसको क्या करता है, और इसके नीचे क्या होता है, ग्लैंड होता है जो हार्मोन सीक्रेट करता है और हमारे खानों को मिक्सअप करते रहता है, जो जिसे क्या करते हैं हम लोग खाने को अंदर लेने में, स्वेलअप करने में आसान हो जाए, एक बाउल्स की तरह बनाते रहता है। तो बच्चों आप कभी 4 तरह का सॉल्यूशन बनाना, कितने तरह का सॉल्यूशन बनाना, 4 तरह का सॉल्यूशन बनाना। एक शुगर का सॉल्यूशन बनाना, दूसरा सॉल्यूशन बनाना साल्ट का बनाना, तीसरा सॉल्यूशन बनाना आप लेमन जूस का बनाना, लेमन का, और चौथा बनाना आप बीटा पीता का। और अपने टंग पे रखना, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने का टेस्ट पता चलता है कि कैसा टेस्ट है। जब तक टेस्ट हमको अच्छा नहीं लगेगा हम खाना नहीं खा सकते हैं। तो टेस्ट तो हमारा केवल माउथ के अंदर होता है ना, हमारा जब खाना अंदर जाता है उसका कोई टेस्ट से मतलब नहीं रहता है। तो केवल खाना को एंट्री कराने तक अगर टेस्ट अच्छा रहा तो हम लोग खाएं, और टेस्ट अच्छा नहीं रहा तो हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं। तो यह 4 तरह के बच्चों आप सॉल्यूशन बनाना और अपने टंग पर रखना, और हमें बताना कमेंट कर कि टंग में किस साइड में आपका शुगर का टेस्ट आता है, किस साइड में साल्ट का आता है, किस साइड में लेमन खट्टा का आता है, और किस साइड में जो होता है बिटर तीता का आता है बच्चों। तो मेरा कहना है कि क्यों, आखिर टेस्ट कैसे आता है। तो बच्चों हमारे टंग पे इसीलिए कर इसको हमेशा क्लीन रखने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। यही टेस्ट बर्ड हमारे ये चारों का टेस्ट पता करते रहते हैं, और हमें खाने में इंटरेस्टिंग डेवलप करते हैं। तो यही टेस्ट बर्ड जो होते हैं हमें टेस्ट बताते रहते हैं। और एक ग्लैंड जो होता है, जैसे हमने कोई भी खाना लिया उस ग्लैंड पे हार्मोनल का सीक्रेशन शुरू कर देता है उस पे। तो यह लगभग ग्राइंडिंग च्यूइंग करते हैं हम लोग, उसको पीसते हैं खाना को। जैसे ही जब खाना बाउल्स का फॉर्मेशन बन जाता है पूरा तरीके से हमारे लार्वा में, जब खाना लपेट जाता है तब हम लोग उसको स्वेल करते हैं। तो बच्चों अब यहां तक आपको तब समझ में आ गया कि टंग क्या होता है। टंग एक क्या करता है, हमको मिक्सिंग का काम करता है, टेस्ट प्रोवाइड करता है, हमारे खाने को अंदर स्वेलअप करने में मदद करता है। 3 प्रकार का काम करता है ना। तो बच्चों आप यहां तक अपने आप समझ गए। अब इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग खाना अंदर लेते हैं तो खाना अंदर जब कब जाता है, जब खाना हमारे शरीर के बॉडी के इन्वायरमेंट की तरह हो जाता है, तब जाकर, जैसे हम लोग पत्थर खा लेते हैं, खाना में आकड़ी आ जाता है, तो क्या खाना अंदर जाता है जब तक उस आकड़ी को बाहर ना निकाले। चावल है, चावल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। नहीं, कोई भी ऐसा अनवांटेड जो हमारे, जैसे कोई पत्ता आ गया जो हम नहीं खा पा सकते हैं, कोई घास आ गया, नहीं कोई बाल खाना में आ गया उसको नहीं खा सकते, उसको टंग क्या करता है,
उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये मेरे अंदर नहीं जा सकता है, जब तक या तो हम लोग खाना को बाहर निकाल दें या उस पार्टिकल को बाहर निकालेंगे जो हमारे बॉडी का एक्सेप्टेबल नहीं है, जो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो हमने क्या किया, ग्लैंड जो होता है, जैसे हमने खाना लिया उस पर ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है, सीक्रेट कर कर और हमारे टीथों के द्वारा उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो बच्चों अब हमारा यह पोर्शन हो गया। अब खाना कहाँ जाएगा, बकल कैविटी से अब खाना अंदर की तरफ जाएगा। अगर इसके लिए एक टेस्ट भी आप कर सकते हैं बच्चों, इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं कि खाना हम आपको सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कि खाना का डाइजेशन हमारे पेट में होता है, नहीं हमारे स्टोमक हमारे माउथ से भी शुरू हो जाता है। इसके लिए बच्चों आप 2 टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब लेना, नहीं जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब हो गया, इसको हमने एक कर दिया और यहां पे हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, सॉरी बच्चों बी कर दिए ना। इसमें हमने बॉइल्ड राइस डाला, दोनों में क्या रहा, कौन सा राइस डाला, बॉइल्ड राइस डाला। इसमें भी हमने क्या किया, बॉइल्ड राइस को डाल ऐड कर दिया, बॉइल्ड राइस को। जब बॉइल्ड राइस डाले दोनों में लगभग मान लो यहाँ पे बॉइल्ड राइस आ गया, बॉइल्ड राइस आ गया, बॉइल्ड राइस आ गया, यहां भी बॉइल्ड राइस आ गया। इसमें लगभग मान लो 3 से 4 ml हमने इसमें वाटर का सोल्यूशन डाल दिया, ठीक है ना। इसमें भी हमने क्या किया, 3 से 4 ml वाटर हमने डाल दिया, 3 से 4 ml डाल दिया, 3 से 4 ml वाटर डाल दिया। डालने के बाद बच्चों अब हमने क्या करेंगे, इसमें हमने आयोडीन साल्ट डाला। क्या डाले इसमें, आयोडीन डाले, क्या डाले, आयोडीन, क्या आयोडीन डाले, ठीक है ना बच्चों। एक मिनट, तो हमने बता रहे थे कि जो हम आयोडीन डालेंगे, आयोडीन डालेंगे तो हम देखेंगे कि जब बॉयल राइस डाले इसमें भी हमने क्या किया, आयोडीन डाल दिया, इसमें भी एक आयोडीन का सॉल्यूशन डाले। हमने कुछ देर के बाद देखे कि जिसमें इसमें बॉयल राइस नहीं, सॉरी बच्चों, इसमें हमने बॉयल जो राइस है उसको हम चिविंग करके डाले, चिविंग करके डाले, तब देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो होता है ये कलर चेंज हो गया, कलर जो था इसका चेंज हो गया, इसका कलर चेंज नहीं हुआ। यानी हमारा माउथ का जो चिविंग अगर 2 से 3 मिनट वाला जो हमने बॉइल्ड राइस को चिविंग किया था और उसको टेस्ट ट्यूब बी में रखा तो देखा कि इसका कलर चेंज हो गया, और इसका कलर चेंज नहीं हुआ तो यह प्रूफ कर दिया कि जो डाइजेशन का काम होता है वो हमारा बकल कैविटी यानी माउथ से शुरू हो जाता है। अब बच्चों आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और इसका आप देख सकते हैं तब तो आपको लगेगा। अब बच्चों बताओ, जब माउथ में खाना चला गया, कहां चला गया, हमने माउथ बकल कैविटी में खाना तो डाल दिया, खाना जो है पूरा मिक्सअप भी हो गया। अब मिक्सअप होने के बाद भी अब खाना कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में अंदर की तरफ प्रवेश करेगा जो हमने आपको बताया था। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों, फूड पाइप। फूड पाइप या इसको हम लोग इसोफेगस कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, फूड पाइप या अब हम लोग पढ़ेंगे इसोफेगस के बारे में। अब आपको हम इसोफेगस के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो बच्चों हमने बताया था कि फूड पाइप और इसोफेगस, तो हम लोग अपने फूड पाइप और इसोफेगस के बारे में हम लोग ने पढ़ेंगे, बताएंगे। बच्चों जब माउथ से खाना, जब इसोफेगस जो होता है इसी को फूड पाइप हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड पाइप या इसोफेगस हम लोग इसको कहते हैं। यह फूड पाइप एक तरफ तो बकल कैविटी में ओपन होता है और दूसरा कहाँ होता है,
हमारा स्टोमिक में होता है, जो जे शेप की तरह। तो हमने क्या कहा कि एक और जो ईसोफिगस है, यह नेक किसके द्वारा, बकल कैविटी से शुरू होता है और नेक के साथ एंड चेस्ट, नेक एंड चेस्ट के थ्रू होते हुए, थ्रू या कहा ओपन होता है, स्टोमिक में ओपन होता है, स्टोमिक में ओपन होता है बच्चों। तो यहां पे क्या हुआ, यह स्टोमिक में ओपन होता है। स्टोमिक जो होता है वो जिस शेप में होता है ना, फ्लैटेड एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये जे शेप में होता है। तो हमने जब यहाँ पे जो खाना हमने डाइजेस्ट माउथ में किया, उसको बाउल्स बनाया, यह खाना यहाँ पे आ जाता है इसमें। यह जो माउथ में जो जाता है, कंट्रैक्शन करता है इसका पाइप एंड रिलैक्सेशन करता है। क्या करता है, रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से यह बाउल्स जो होता है आगे की तरफ मूव करता है, डायरेक्टली नहीं आ जाता है, डायरेक्टली जो है यह नहीं आता है, यह कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से है, ठीक है ना। फिर यहां पे अभी जो खाना बना नहीं, यहाँ पे आ गया, फिर कंट्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ रिलैक्सेशन हो गया, फिर खाना आया, फिर यह खाना कहाँ आ गया, स्टोमिक में आ गया। ये पाइप जो होता है, फूड पाइप, आपसे कोई पूछेगा तो फूड पाइप का केवल काम होता है हमारे बकल कैविटी माउथ से खाने को, वो अपने, यह भी टिश्यू से बना हुआ रहता है, इस टिश्यू में इलास्टिसिटी हो रहता है, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण, वो प्रेशर के कारण वो बाउल्स जो होता है वो फाइनली कहाँ मूव कर जाता है हमारे, वो फाइनली जो मूव कर जाता है हमारा स्टोमक में बच्चों, वो मूव कर जाता है। अगर आप लोगों को कभी कभी वोमिटिंग हो जाता है, यह हमारे स्टोमक में एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, क्या हुआ, हमारे स्टोमक ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर से क्या होता है, बाउल्स जो होता है एज इट इज वो वापस हो जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं वोमिटिंग हो गया। क्या कहते हैं बच्चों, उल्टी जो हो जाता है, वोमिटिंग हो जाता है, वही या वोमिटिंग हो जाता है। तो अब यह पाइप के द्वारा खाना अब हमारा यहां तक ले स्टोमक तक में आ गया। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, अब स्टोमक के बारे में हमने पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपको हम स्टोमक के बारे में बताएंगे कि स्टोमक क्या होता है। बच्चों इसको अच्छा से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपको एज इट इज जब आपने 11th 12th क्लास पढ़ना शुरू करोगे तो आपको उस टाइम में यह कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, बाउल्स क्या होता है, टीथ क्या होता है, उस समय आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंसेप्ट यहीं पे मजबूत हो गया, आपने समझ चुके कि क्या होता है। तो अब हमने पढ़ेंगे आपको स्टोमक के बारे में बच्चों, हमने पढ़ेंगे स्टोमक क्या होता है। तो हमने स्टोमक के बारे में आपको ये बताया कि स्टोमक जो होता है, बच्चों हमने रफली डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना। यानी अब हमने स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में बच्चों पढ़ेंगे, स्टोमक के बारे में हमें अब पढ़ेंगे कि स्टोमक क्या होता है। हमने आपको पूरे एलिमेंट्री कैनाल के हर पार्ट को हमने बताने की कोशिश करेंगे, पार्ट बाय पार्ट। अब खाना हमारा कहाँ आ गया, स्टोमक में आ गया। तो बच्चों खाना जो होता है हमारा, वहां तक तो बाउल बना था, वहां तक सिक्रीशन हुआ था। यह भी एक जो लेयर होता है, इसमें भी काफी ज्यादा टिश्यू से, बहुत सारा जो सेल मिलकर बने होते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। तो ये केवल हम जो लाइन जो बना रहे हैं डायग्राम, ऐसी लाइन नहीं होते हैं, एक टिश्यू होते हैं, एक मोटा मोटा टिश्यू का लेयर बना हुआ रहता है, एपिडर्मल, हाइपोडर्मल टिश्यू होते हैं। मतलब इपी का मतलब ऊपर हो गया, हाइपोडर्मल मीडियम हो गया कि नहीं, इस तरह का टिश्यू जो बनते रहते हैं। तो ये बच्चों टिश्यू इसमें बना हुआ। अब खाना हमारा यहाँ पे कहाँ पे आ गया, तो स्टोमक का जो वन एंड है, वन एंड
एक जो इंड है वो कहां ओपन होता है, फूड पाइप के साथ। दूसरा जो इंड है, अदर जो इंड है, वो कहां ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसके बाद हम आपको अगला आप समझ गए होंगे कि यह कहां ओपन होता है। अब उस पार्ट के बारे में हम बताएंगे। तो कहां ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बच्चों। तो यह जो स्टोमिक जो होता है, इस स्टोमिक में बच्चों 3 प्रकार के हार्मोनल सिक्रीशन होता है। स्टोमिक का जो लेयर होता है, जो इंटरनल लेयर होता है, अब ये खाना को इंटरनल लेयर के कांटेक्ट में आ गया। हमारे स्टोमिक में जो इंटरनल लेयर होता है, अंदर का लेयर होता है, हमारा बाउल उसके कांटेक्ट में आ गया। तो हमारे स्टोमिक जो होता है ना, वो म्यूकस सीक्रेट करता है। दूसरा क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। और तीसरा क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है बच्चों। ये 3 प्रकार का यहां पे सीक्रेशन होता है। अब हम लोग जैसे मटन खा लेते, इतना उसका हेवी मांस का टुकड़ा खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करना रहता है नहीं। बहुत सारे मछली खाते हैं, उसका भी मांस का टुकड़ा होता है। मतलब हेवी जो हम लोग क्या जो खाना फूड लेते हैं नहीं, उसको तो ब्रेक डाउन कैसे हम लोग करते हैं। आप फाइनली देखते सोचिए क्या हमारा सिस्टम बना हुआ है, कैसे उसको मिक्सअप करता है। कोई अंदर में टीथ नहीं है। हम लोग जो खाना खाते हैं, कोई भी रोटी खाए, सब्जी खाए, जो भी नॉनवेज खाए, उसका मांस का टुकड़ा जो हमारे शरीर के अंदर जाता है, वो कैसे डाइजेस्ट होता होगा। ये देखिए नेचर का क्या कैसा इसका ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो जैसे ही बाउल्स जब हमारे अंदर में आ गया, खाने का जो स्वेलअप हुआ, खाना का क्या आ गया, तो इस पे क्या होता है, जो इसका इंटरनल लेयर होता है ना, ये एक्ट करना शुरू कर देता है। इस सब पे इंटरनल लेयर एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इंटरनल लेयर उस बाउल्स के साथ बार बार फ्रिक्शन घर्षण करता है। तो इंटरनल लेयर अगर बार बार अगर फ्रिक्शन करेगा, इसके साथ घर्षण करेगा, तो हमारा जो यह स्टोमिक का जो इंटरनल लेयर है, ये तो खत्म हो जाएगा। जब तक इसका भी तो हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ना। तो बच्चों ये म्यूकस जो होता है ना, हमारे इंटरनल लेयर को प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल जो लेयर होता है स्टोमिक का, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इंटरनल लेयर को प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद इंटरनल लेयर को इसलिए प्रोटेक्ट करता है कि जो घर्षण होता है हमारे फूड पार्टिकल के साथ, इंटरनल लेयर स्टोमिक के साथ, तो वह घर्षण ज्यादा ना हो, वो हमेशा स्मूथ रहे। जैसे हम लोग अपने बाइक चलाते हैं, वहां पे ग्रीस सब लगाते रहता है, चक्का राउंड करे, तो उसमें क्या हो, उस लोहे के बीच में घर्षण पैदा ना हो। घर्षण से क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो फिर वो स्मूथली काम करे। तो ये म्यूकस जो होता है, ये रिलीज करता है हार्मोन और इंटरनल लेयर को प्रोटेक्ट करता है। जब प्रोटेक्ट करता है तो उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन होता है, स्टोमिक के द्वारा ही होता है। इस स्टोमिक क्या करता है, इसमें जो बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ अंदर गए हों नहीं, उस बैक्टीरिया को यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारता है। फिर हमारे खाना को क्या करता है, हमारे अंदर भी अगर कोई बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया हो, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारता है। यानी पूरे स्टोमिक में एसिड कंडीशन हो जाता है, जिसे खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। एसिड कंडीशन रहता है नहीं, जब एसिड कंडीशन रहता है तो उसके बाद हमारा आसानी से ये डाइजेस्टिव जूस हमारे बाउल्स पे काम कर उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटू स्मॉल सब्सटेंस में, इसमें स्मॉल सब्सटेंसेस में बना देते हैं नहीं। तो यह हमारा कौन काम करता है, डाइजेस्टिव जूस काम करता है। और अब डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, यह प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा, इसमें स्मॉलर में।
स्मॉलर में प्रोटीन को ब्रेक करेगा। यानी हमारे स्टोमिक में पूरे तरीके से इसको हम लोगों ने पूरे पार्ट में तोड़ दिया है खाना को, लेकिन खाना मेरा अभी भी यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अब जब खाना पूरा बाउल से या पूरा जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से सब टूट गया, लेकिन फिर भी हमारा शरीर जो होता है, हमारा सेल, वो कार्बोहाइड्रेट को एज इट इज नहीं एब्जॉर्ब करेगा, फैट को ऐसे ही नहीं लेगा। तो फैट को भी ग्लिसरॉल में तोड़ना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को भी इसमें शुगर में, शुगर क्या ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन होगा, तब जाकर हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज टूटा, एनर्जी रिलीज हुई, हमारा बॉडी उसको ले लिया। तो खाना जब हमारा यहाँ पर आ गया, डाइजेस्टिव के पास आ गया, पूरा यह टूट गया, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट में आ गया। अब यह खाना कहाँ जाएगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? और यह जो स्टोमिक होता है बच्चों, यह आप नोट भी कर लीजिएगा, ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है, नहीं? और हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे थिकेस्ट पार्ट होता है, थिकेस्ट पार्ट होता है ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे थिकेस्ट पार्ट हो जाता है, जे शेप होता है, एकदम थिकेस्ट पार्ट, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी आप समझ होंगे कि जो खाना जो होता है अब स्टोमक से चल दिया है, अब कहाँ पहुंच गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंच गया है। बच्चों आपको हमने बताया था कि जब हमारा स्टोमक जब खुलता है, वहां पे खुलता है नहीं, ओपन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है बच्चों, बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। सोच लो इतना क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हो गया, वेरी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन कहना है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहना है, स्मॉल इंटेस्टाइन है नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो काफी ज्यादा क्वाइल्ड होता है। क्या होता है? क्वाइल्ड होता है बच्चों, नहीं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बच्चों हम पढ़ रहे थे, नहीं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन जब खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो दो तरह का होता है। आपको हमने शुरू में ही डायग्राम बताए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन बताए थे। तो स्मॉल कहने का स्मॉल है, लेकिन इसका लेंथ जो होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, 7.5 मीटर लंबा होता है। ये एक बोर्ड की लंबाई 1 मीटर हो सकती है, 1.5 मीटर हो सकती है। और इससे सोच लो 7 मीटर लंबा कितना बड़ा हो गया, उतना 7.5 मीटर लंबा इंटेस्टाइन होती है, लेकिन यह थिकनेस कम होती है इसका। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो थिकनेस ज्यादा होता है, इसी को लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। वह 1.5 मीटर का होता है, 1.5 मीटर का होता है, और यह स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबा होता है, लॉन्ग होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है। बच्चों ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वह लीवर एंड पैनक्रियास से क्या करता है? रिसीव करता है हार्मोन्स को। ये लीवर और पैनक्रियास से रिसीव करता है। इसका अपना सिक्रेशन के साथ अतिरिक्त जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये अपना खुद ही सिक्रेशन करता है। उसके अतिरिक्त यह लीवर और पैनक्रियास से या हार्मोन को रिसीव करता है। बच्चों लीवर जो होता है वो हमारे राइट साइड में होता है। लीवर जो होता है, लीवर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। या अपर साइड में एब्डोमेन के पास होता है बच्चों लीवर, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और यह लीवर जो होता है वो क्या एक
सिक्रीशन करता है, इसका जो सिक्रीशन स्टोर होता है कहाँ, बाइल, इसका बाइल जो स्टोर होता है बच्चों, कहाँ पे स्टोर होता है इसका बाइल, हम लोग उसका कहते हैं गॉल ब्लैडर में। यानी स्टोमिक के जस्ट यहाँ पे आ गया, और स्टोमिक के नीचे में एक क्या होता है, पेनक्रियाज होता है, या नहीं, स्टोमिक के नीचे में पेनक्रियाज ग्लैंड होता है। तो लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है, कोई भी पूछेगा आपके बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, तो लीवर होता है। इधर सिचुएशन होता है बच्चों, तो राइट साइड में यहां पे लीवर जो होता है सिचुएशन होता है एब्डोमेन के पास। ये डायफ्राम हो गया हम लोग का, डायफ्राम। तो डायफ्राम को एक पेनिट्रेट फूड पाइप करता है। तो यह लीवर जो होता है ये बाइल सीक्रेट करता है, और किस पे इंपॉर्टेंट एक्ट करता है, यह फैट पर इंपॉर्टेंट काम करता है। फैट को डाइजेस्ट मेनली यह करता है। तो हमारा खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में बाउल प्रवेश हुआ, तो यहाँ पे एक्ट करना शुरू कर दिया, इसमें लीवर शुरू कर दिया और पैनक्रियाज शुरू कर देता है। पैनक्रियाज जो होता है यह क्रीम कलर का होता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, नहीं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज जो होता है वो अपना हार्मोन को वहां पे सीक्रेट करता है, नहीं, लीवर जो और पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज होता है यह स्टोमिक के जस्ट नीचे होता है, स्टोमिक के बिलो होता है। स्टोमिक के नीचे में यह पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है। यह पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है ना, यह क्या करेगा, यह कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, ये सबको क्या करेगा, स्मॉलर कंपाउंड में, स्मॉलर कंपाउंड में तोड़ेगा। पार्टली स्मॉलर कंपाउंड में, पूरा कंप्लीट से नहीं करेगा, स्मॉलर कंपाउंड में यह टूट जाता है, स्मॉलर कंपाउंड में यह तोड़ देता है। जैसे हमने आपको बताया था कि स्मॉलर कंपाउंड में यह इसको क्या करता है, तोड़ देता है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है यह ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल शुगर में ब्रेक होता है। शुगर का मतलब ग्लूकोज में ब्रेक हो गया, ग्लूकोज में ब्रेक हो गया बच्चों। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा, फैट किसमें टूटता है, फैट भी होता है बच्चों हमारा, टूटता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल में ब्रेक होता है। और प्रोटीन जो होता है हमारा किसमें टूटता है, एमिनो एसिड में। बच्चों जो हम आपको बताए थे कि हमारा फूड जो होता है वो न्यूट्रिएंट से बना हुआ रहता है, जो सिंपल यही सब न्यूट्रिएंट से बना हुआ रहता है हमारा, ग्लिसरॉल से, एमिनो एसिड से। एमिनो जैसे हम क्या बताते थे आपको, जैसे वाटर जो होता है, जो वाटर को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जब मिलता है तो वाटर बना देता है। उसी तरह का जब एमिनो एसिड लगातार एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर जाता है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो शुरू में बना इसी से, फिर लास्टली जब हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी एमिनो एसिड ब्रेक करेगा, इससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों हमारा यहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन वाला काम हो चुका कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है यहां तक काम करता है। अब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमें क्या पढ़ेंगे बच्चों कि एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ेंगे बच्चों कि एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कि अब तो खाना हमारा आ गया,
तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में बच्चों एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या होता है, अब जो खाना हमारा क्या होता है, या जो होता है खाना हमारा एब्जॉर्प्शन के लिए, अब जो डाइजेस्ट हो गया, यह डाइजेस्ट मूव करेगा हमारे ब्लड वेसल में। कहा मूव करेगा बच्चों, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में हमारा खाना जो होता है वो मूव करता है। जब खाना ब्लड वेसल्स में मूव किया तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं बच्चों उस प्रोसेस को, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जब डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड वेसल के माध्यम से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेसल होते हैं वहां पे चल जाते हैं, तब वहां पे वो क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है। अब बच्चों एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमने काफी हाईली क्वाइल्ड होता है, उस क्वाइल्ड में जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मान लो क्वाइल्ड हो गया, जैसे क्वाइल्ड हो गया, मान लो क्वाइल्ड, आपको थोड़ा सा बताना है, इसमें एक भिलाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। यह फिंगर लाइक जो भिलाई होता है, क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहां पे होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, या कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यह क्या करता है, हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जब खाना ब्लड के माध्यम से अंदर जाता है तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ाता है, यानी 1000 ऑफ भिलाई होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या काम करता है, खाने को इस सरफेस एरिया को वो बढ़ाता है। तो यह जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है और यहाँ पे खाना को एब्जॉर्ब करते हैं, कि सारे में ब्लड वेसल होते हैं। क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और ब्लड वेसल्स जो होते हैं खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बच्चों जब खाना ब्लड भिलाई के द्वारा चल ही गया, तो अभी जो भिलाई के द्वारा जो होता है ब्लड वेसल इसमें रहता है, और पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी के ऑर्गन में, बॉडी ऑर्गन के पास ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्या करता है, जो वही प्रोटीन है, वही ग्लूकोज है, यह एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद यह पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं बच्चों। यानी जब प्रोटीन हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड हो जाता है, प्रोटीन जब हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड हो जाता है, उसी को एसिमिलेशन हम लोग कहते हैं। उसी को हम लोग एसिमिलेशन, यानी हमारा बॉडी, जब हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन उस प्रोटीन को, उस एनर्जी को, ग्लूकोज को जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों एसिमिलेशन कहते हैं। यानी एसिमिलेशन टर्म भी आपको क्लियर हो गया कि हमारा बॉडी जब उस प्रोटीन को यूटिलाइज कर लेता है, एनर्जी कर लेता है, जितने भी ऑर्गन हुए यूटिलाइज फाइनली कर लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन हो गया। एब्जॉर्प्शन तो हो गया था लेकिन उसका यूज नहीं हुआ था, अब हमारा उसका ऑर्गन सारा यूज कर लिया, तो उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन कर लेते हैं। यानी अब एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी खत्म हो गया बच्चों। अब हमने जब खाना लगभग सारा चीज पोर्शन डाइजेशन के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है।
अब उसके बाद कुछ रिमेनिंग हो जाता है, क्या होता है, रिमेनिंग बच जाता है, रिमेनिंग बच जाता है, तो वो क्या करेगा, अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को भेज देगा। क्या करेगा, अब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को वो भेज देगा। जैसे हमने लार्ज इंटेस्टाइन जैसे खुला हमारा, तो ये चारों ओर और यहाँ पे रेक्टम होता है, जो एनस कहते हैं। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन जो हाईली थिक होता है, क्या होता है, थिक होता है, आया 1.5 मीटर का लेंथ होता है, नहीं लंबा होता है, लॉन्ग होता है, थिक होता है। यहाँ पे जब जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, जो हमारा बॉडी एसिमिलेट नहीं कर पाया, जैसे कुछ वाटर हो गए, क्या कुछ वाटर हो गए एंड सम साल्ट्स जो हो गए अनडाइजेस्टेड है, नहीं वह पोर्शन जो होता है यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ। उसके बाद भी अगर रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है, रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है, वह रिमेनिंग पोर्शन रेक्टम के थ्रू बाहर हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इजाकुलेशन कहते हैं। यही एक टर्म है इजाकुलेशन। उस समय आपको बताए थे इंजेक्शन, जब खाना लेते हैं उसको इंजेक्शन, और जब खाना जो फाइनली जो अनडाइजेस्टेड हो गया वो बाहर आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इजाकुलेशन, हम लोग कहते हैं। नहीं तो बच्चों, अब हमारा यह एनिमल डाइजेशन तो समाप्त हो गया। अब हमने एनिमल डाइजेशन के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। बच्चों हमने जो भी पढ़ाया इसको एक बार देखकर तब आपने बुक को फॉलो कीजिएगा, तब देखिएगा आपका अंडरस्टैंडिंग और कैप्चरिंग जो पावर है, आपका आईक्यू लेवल कैसे बढ़ेगा, तब उसको आप लोग पढ़िएगा। बच्चों हम लोग इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ नहीं है, कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। अब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि हम लोग में वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर सब प्रोसेस होता है। जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रूमेंट कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेंट एनिमल। जैसे काऊ हो गया, गोट हो गया कि नहीं, बफेलो हो गए, ये घास खाते हैं। तो काऊ बफेलो जब ईटिंग करते हैं बच्चों, तो जैसे फूड लेते हैं वो बाउल्स बनाकर, वो अपना फाइनली इसी स्टोमक नहीं लेते हैं, एक वो रूमेन में डालते हैं। बच्चों जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, जैसे काऊ बफेलो जो भी हो गए, वो क्या करते हैं, वो खाना नहीं भी खाते फिर भी अपने माउथ को चलाते रहते हैं। इसके मतलब क्या, वो क्या करते हैं, तो बच्चों जैसे ही वो अपने खाना को माउथ में लेने के बाद, जब जिसमें वो खाना खाते हैं, तो कर्ड केवल बना बनाकर, क्या बनाकर, कर्ड बना बनाकर वो अपना स्मॉल लेंथ में लम्प्स जो होता है उसमें वो स्टोर करते हैं। इस स्मॉल लम्प्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जब खाना डायरेक्ट लेते जाते हैं और स्मॉल लम्प्स में उसको स्टोर करते रहते हैं, उसको स्टोर करते रहते हैं। जब वो खाना खा लेते हैं, जब वो बैठते हैं, तब वो चिविंग करते हैं। क्या करते हैं, चिविंग करते हैं। तो लम्प्स से क्या होता है, कट बनकर फिर आता है उनके माउथ में। ये कट कहाँ आ गया, माउथ में। अब माउथ के बाद तब ये अपना रूमिनेंट्स में भेजते हैं। तब ये अपना कहाँ भेजते हैं बच्चों, तब ये अपना रूमिनेंट्स में भेजते हैं, क्योंकि इसमें जो सेलुलोज होता है, यह भी एक कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट्स होता है, जो डाइजेस्ट हम लोग ह्यूमन के द्वारा यह नहीं हो पाता है। इसको ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, इसको ह्यूमन जो होता है ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इनके लंग्स में क्या होता है, स्मॉल बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? स्मॉल बैक्टीरिया होता है जो इसको डाइजेस्ट करता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो यानी इनका जो ओएसोफेगस और स्टोमक के बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसको स्मॉल लंप्स कहते हैं, वो खाना को डायरेक्ट उस लंप्स में भेजते हैं। भेजने के बाद वो खाना क्या करते हैं, खाना को डायरेक्ट लंप्स में भेजेंगे। उसके बाद फिर से वो बैक कर खाना को फाइनली वो अपने इसमें फाइनल उसको डाइजेशन में लेकर आते हैं। तो यह छोटा सा उन लोगों का अपना एक सिस्टम है जो कंटिन्यू खाना को हम लोग की तरह फिर से हम लोग की तरह डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। पहले एक जगह स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद वो खाना को फिर से जब वो अपना खाने वाले प्लेस से अलग हटते हैं, जब बैठते हैं, तब जाकर वो जुगाली करते हैं। तो किसान ने समझ जाते हैं कि मेरा गाय भैंस जुगाली नहीं कर रहा है, यानी बीमार पड़ा हुआ है, तो फिर से उसका डॉक्टर से इलाज किया जाता है। जो गाय भैंस अपना खाना स्थल से हटकर जहां बैठती है, उसके बाद वो जुगाली करती है, तब जाकर उनका डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है बच्चों। तो यह तो ह्यूमन में हो गया, एनिमल डाइजेशन का हो गया। इसी तरह आप बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, अमीबा हो गए, उनके पास एक सिंगल सेल का माइक्रोस्कोपिक हो गए, तो वो अपना उनके पास उतना वेल डेवलप स्ट्रक्चर नहीं होता। मान जैसे ये अमीबा हो गए, क्या होगा, अमीबा हो गए, इनके पास स्यूडोपोडिया होता है। स्यूडोपोडिया कहने का मतलब होता है फॉल्स फीट, मतलब फॉल्स लेग होता है। जैसे कोई पार्टिकल, जैसे मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है खाना खाने का, ये अपना बॉडी को ऐसे स्ट्रक्चर को बढ़ाकर इसको इन्गल्फ कर लेंगे, फिर खाना इनके अंदर चलाएगा स्यूडोपोडिया के द्वारा। फिर ये अपने वैक्यूल्स बना कर खाने को इसी में स्टोर कर रखते हैं। ये अमीबा का काम हो गया, जो अमीबा स्ट्रक्चर हो गए। बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आपको? आप अपना कमेंट कर बताइए। मैं पर डे इसी तरह नेक्स्ट क्लास आपके सामने रखूंगा।